हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो क्या करने आए हैं, सेकंड पार्ट। वीडियो का टाइटल है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं सेकंड पार्ट, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। बस हम हर बात पे उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो। 1948 में लड़ाई हुआ, जगह कब्जा कर लिया। 56 में लड़ाई हुआ, फिर कब्जा कर लिया। 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया। 73 में हुआ और कब्जा किया। 82 में हुआ और कब्जा कर लिया। अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे। आराम से जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना, अभी भी लोग मारे करेंगे लोग। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इजराइल कहता है हाँ वापस दिला दो। ऐसा सब तो मार काट काहे किया था? माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था, और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएन वाला ही दिला दो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ दो पार्ट बन गया है। जो फिलिस्तीन है उसके दो राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के दो राज्य। एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इजराइल इनको प्लानिंग में है कि यहां से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है। ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही है, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मारधार नहीं होता है। यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा। लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जेरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है। गाजा में एक हमास नामक संगठन है। ये हमास ये कहता है कि इजराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे, हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट। ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है क्या करेगा, इतने खेत में लगा के मार देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये एक दूगो नहीं मारता सर, एक के बार मारेगा सर 200, 400, 500। अब तक के लोग सोचा 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में, धड़ाधड़। इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पलिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया। तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र में इजराइल की नौसेना रहती है, इधर थल सेना रहती है, ऊपर वायुसेना रहती है। आ कैसे गया, तो ये एरिया थोड़ा सा मिस्र का एरिया लगता है, यहाँ मिस्र का। तो मिस्र के रास्ते ये पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुंचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है। तो जब बराक ओबामा थे ना, तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था। इन्होंने ईरान से समझौता किया था, और P+ करके आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहाँ ध्यान में होगा। तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था, और इन लोगों ने अमेरिका को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था, कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता था यहाँ पर। अब वैसे ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासिम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया हजारों की संख्या में, इवन की वहां फैक्ट्री लगवा दिया। और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पड़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर है। ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई ना होगा तो इनका हथियार नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है। अब वहां से ये लोग कितना भी रॉकेट मारे उसका 90%
रॉकेट को ये मार के गिरा देते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि 1200 मिसाइल दाग दिया गया, अब कई आदमी मारा, तो कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसा होगा। आप खुद सोचिए, भारत अगर चाइना या पाकिस्तान पे 1200 मिसाइल मारेगा तो एक आदमी कई गो शहर चल जाएगा यहाँ पे। तो पहला कि इनका रॉकेट छोटा होता है, हमास वालों का, ये लोग डिफेंस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमास भी इस चीज को पकड़ लिया है, वो जानता है कि इसका रडार जो है ये कितने रॉकेट को पकड़ गया, आप कितना मारेंगे, क्षमता भरना, तो ये लोग एक ही साथ 200, 250, 300, 400 पूरा दाग देता है। अब उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मारते मारते 2-4 शहर पे गिर ही जाता है यहाँ पर। तो इन लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है, लेकिन इन लोग के पास ये करोड़पति है भैया, इनके लिए 30 लाख उतना मायने नहीं रखता है जितना उन लोग के लिए 3 लाख मायने रखता है, क्योंकि उनको रमजान में रोजा खोलने के लिए भी जो खाना दिया जा रहा है ना, वो यूएई और यूएन के थ्रू आ रहा है, वहां पे पैसा तो खाए तो नहीं है, उन लोग के लिए 3 लाख बहुत हो जाता है। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुश्मन की मिसाइल है और इस तरह मिसाइल आके मारती होगी, ये तरीका गलत है। मिसाइल ऐसे नहीं इंटरसेप्ट करती है, बल्कि उसके बगल से गुजर के और उसके बाद खुद को, जैसे ये बगल से गुजरेगा ये खुद को फाड़ लेता है। यहाँ पर इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ओवरऑल जब भी लड़ाई हुआ है तो हमास जो है वो उधर से वो फायरिंग करता है और इजराइल फायर इधर से करता है। अब चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उनके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो हमास नामक आतंकवादी संगठन के थ्रू ये लोग मारेंगे, आम जनता के पास केवल पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा वहां पर कुछ नहीं है। और इजराइल के पास बहुत हैवी पावर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमास के रॉकेट आके यहाँ गिरे हैं, जिससे इजराइल को काफी क्षति पहुंचा और इजराइल में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। भैया इनकी क्या गलती थी जो मार दिया? कम से कम आके एक बार माफी तो मांग लेते हमास वालों, फिलिस्तीन वालों, कम से कम कि भैया हम इसके लिए मतलब हमें गलती हो गई। गजब बात करते। और इजराइल ने मारा तो 67 लोग मर गए हैं यहाँ पर। अब ये लोग फिलिस्तीन वाले हल्ला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन वाले कह रहे हैं कि वहां बच्चे भी मरे हैं। तो भाई बच्चे, महिलाएं जब मरती हैं तो पूरी दुनिया, मतलब सब लोग कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन समझिए यहाँ मेन, इजराइल बार बार उकसाएगा, आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे। ये रॉकेट से, पत्थर से, लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। अब इजराइल के साथ गलत क्या हो जाता है, इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं, एयरफोर्स से। अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है। दुनिया के किसी भी इंसान को तकलीफ तब होती है जब युद्ध में मासूम, मतलब छोटे बच्चे मर जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे के ना थोड़ा सा दया लगने लगता है। लेकिन आप देखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कम से कम ये तो नहीं हुआ कि भाई हमारी सेना वहां जाके छोटे बच्चे को मारी हो, या फिर वो बॉर्डर एरिया पे कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है। या फिर वहां के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताज होटल में फोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज जब सेना में ऐसा होता है तो ये चीज तो ध्यान में रखा जाता है। बट इजराइल के साथ ये सिनेरियो पूरा अलग है। वहां इतनी ज्यादा आबादी है, एकदम घना, इतना तो छोटा है ये, तो वहां ऐसा नहीं है कि भारत की तरह की बॉर्डर से बहुत दूर लोग रहते हैं। इसलिए इजराइल जब भी मारता है तो तबाही ज्यादा लाता है, इतना भयानक तबाही लाता है, मतलब 10-12 गुना का अंतर होता है। और अभी इजराइल ने कहा कि ये हमले रुकेंगे नहीं, हमास को पूरी तरह से रद्द कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तभी जाके हमले को रोकेंगे। बात करते हैं दोनों में सही कौन है, गलत कौन है। देखिए, जमीन तो फिलिस्तीन की थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को समझना पड़ेगा कि इजराइल को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल वहां से उजड़ गया तो इजराइल का दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनकी लड़ाई अस्तित्व की है और इनकी लड़ाई अपने की है। तो दोनों को कंप्रोमाइज करके चलना चाहिए कि भाई जितना में हो उतना में सलट लो। यहाँ पर दोनों के लिए कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, वो इजराइल के लिए वार्म अप का काम करता है और बढ़िया से धोता है। कोई बाइकआउट करके, यूएनओ करके इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है हर मामले में। और लोग कहते हैं कि इजराइल को सबक सिखा, अरे भैया वो कोरोना भी फ्री हो गया, इजराइल अब तो और धो देगा यहाँ पर। दूसरा, यूएई और बहरीन इजराइल को थोड़ा मान्यता दे रहे थे, अब थोड़ा सा उन लोग पे डिपेंड आएगा, क्योंकि ये इजराइल के फेवर में जा रहे थे, अब थोड़ा सा हट जाएंगे। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता है, और पता है इजराइल को कि ये कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी मार दे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तो इजराइल का साथ देंगे। वो लोग तुरंत वीटो कर देंगे और इजराइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर अभी भी वर्तमान में इजराइल में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव का मैटर है, तो थोड़ा सा क्राइसिस देखी जा रही है। अब यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कि इजराइल को ज्यादा बड़े हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए। यह बात हकीकत है कि इजराइल जो है वो हथियार को मजबूरी में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इजराइल हथियार छोड़ देगा, ये बात गारंटी है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा रुक जाएगी, लेकिन उस समय इजराइल भी खत्म हो जाएगा। नो वेपन, नो वायलेंस एंड नो इजराइल, क्योंकि ये मार डालेंगे सब अरब देश वाले उसको मिलके, तो इसलिए उसको हथियार उठाना मजबूरी बनता है। और कितना अरब देश वाले इजराइल से नफरत करते हैं, बस इस बात पे
सोचिए कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। भाई साहब, आप किसी को कंप्रोमाइज करने में क्या जाता है कि भैया हम अभी वर्तमान में जहां हैं हमको वहां रहने दो, 12% पे है तो रहने दो, नहीं तो 12 नहीं छोड़ेगा वहां पर। तो इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पर। अब रही बात फिलिस्तीन की, तो इनके पास हथियार के नाम पे क्या है? पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा तो इनके पास ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो है वो हमास नामक आतंकवादी संगठन को है, जो खुल के कोई हथियार भी नहीं खरीद सकता है, छुपके से ओबामा साहब की मदद से वो इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो भैया जो अमेरिका कहता है कि इजराइल के साथ है, वही ससुरा रास्ता दे रहा है हमास को हथियार ले जाने का, तो हम लोग काहे लिए मच मच में पड़ने वाले। दूसरा, इजराइल हमेशा उत्तेजित करता है। यासर अराफात थे, इनको तो फिर पोलोनियम देके मरवाइए दिया वहां पे फिलिस्तीन। ये हमेशा उत्तेजित करेगा और ये उत्तेजना में मारे जाएंगे, और अब तक मारे जा रहे हैं, इनका कोई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वर्तमान में जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों पे जुल्म कर रहा है, जो बात है, क्योंकि भाई हथियार उसके पास है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं जुल्म हुआ है तो वो यहूदियों पर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्हें कमरा में बंद करके, लॉक करके, अंदर जहरीली गैस डाल दी जाती, जानवर से बुरा वक्त सलूक हुआ था। लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने वक्त की नजाकत को समझा, पढ़ाई पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और आज ऐसी हकीकत हो गई है कि भारत जैसे देश को इजराइल से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रोन, हथियार, बंदूक सब इजराइल से आ रहे हैं। सब टेक्नोलॉजी वहां पे इतना छोटा है लेकिन इतना डेवलप है। तो इन लोगों पर भी सोचना चाहिए, एरिया मायने नहीं रखता है। आप वहीं रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, जब मौका मिलेगा आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप मौका नहीं मिले तो आप मत कहिए। देखिए, भारत को भी बात करते हैं, हम लोग को भी अपना पीओके वापस लेके आना है, ये हमको अपना पीओके वापस लेके आना है। और चाइना ने जो 1962 में अक्साई चीन कब्जा किया, वो भी हम वापस लेके आएंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले, तो नेहरू से लेके हमारे मोदी जी तक में सबने संयम बरता, और हमें पता है कि जब वक्त आएगा हम बिना कहे थूर के लेके आएंगे। फिलिस्तीन वालों की तरह हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हर 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जाके हमला कर दे। वो और मजबूत होते जा रहा है इजराइल। हम लोग शांति से बैठे हैं, 2040 तक का इंतजार किया जाए। अभी पाकिस्तान से तो हम लोग निपट सकते हैं, तो 2040 तक की स्थिति आएगी तो हम लोग इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, हम अपना पीओके और अक्साई चीन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले आ सकते। 1857 की क्रांति में हम लोग अंग्रेजों से लड़ने निकले थे, लेकिन हथियार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन न होने की वजह से हमारा 1857 की क्रांति फेल हो गया। आए उसके बाद महात्मा गांधी, इन्हें पता था कि हमें एक लॉन्ग टाइम लीडर चाहिए। लॉन्ग टाइम लीडर के पीछे जनता चलने को तैयार होती है, और गरम दल करेंगे तो लॉन्ग टाइम लीडर नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, इनका भी टाइम बहुत बेहतरीन थे, बट टाइम पीरियड बहुत कम था। भगत सिंह, ये भी बहुत बेहतरीन, बट टाइम पीरियड कम रह गया। तो गांधी जी को पता था कि भैया हमको लॉन्ग टाइम तक एक लीडर चाहिए, इसलिए नरम दल वाला अपना। और जब लास्ट मोमेंट आया, यही गांधी जी है ना, करो या मरो बोलने वाले, यही है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबसे ज्यादा हिंसा गांधी जी की अगर किसी आंदोलन में हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन में, और भी पहले दिन गिरफ्तार हो गए। तो वक्त आने पर कोई भी काम करना चाहिए भैया, अभी अपने पे ध्यान दो। हम लोग से कुछ सीखो, हम लोग को भी हमारा पीओके वापस चाहिए, अक्साई चीन वापस चाहिए, लेकिन हम लोग गला नहीं फाड़ते, हम लोग प्लानिंग करते हैं। वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती है। मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव नहीं जीते थे ना, तो अमेरिका ने कहा था कि मोदी जी को हम अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। और यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दे रहा था, अभी बुला के पिज्जा खिला रहा है यहाँ पर, हाउडी मोदी कर रहा है यहाँ पर। वक्त बदला कि नहीं बदला? भारत की शक्ति ऐसी है कि भारत ने सबको जब वैक्सीन दिया था, तो अभी जब भारत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पूरी दुनिया पहुंची, इवन अरब देश वाले भी पहुंचे, सिंगापुर, कौन नहीं आया भारत को। तो जब आप सबसे मिलजुल के रहेंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे। आप बस अपने लिए रहेंगे तो केवल आपके अपने ही आपको पूछेंगे, फिर पड़ोसी आपको नहीं पूछेंगे। अभी तो इजराइल ये कुछ नहीं बता रहा है, अभी तो टेलर चल रहा है। इजराइल ने कह दिया कि हमले नहीं रुकने वाले हमास पे। इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। जिस तरह इंडिया में नोएडा था, ग्रेटर नोएडा बन गया, उसी तरह पहले तो फिलिस्तीन था, वहां बना इजराइल, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। जरा ध्यान से देखिए ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये अभी वर्तमान इजराइल है जो अभी चल रहा है। और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना, इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। यहां से ये मिस्र पर कब्जा करेंगे, यहां से सऊदी अरब का ये वाला कब्जा करेंगे, कुवैत करेंगे, इराक को ले जाएंगे, सीरिया को ले जाएंगे, तुर्की का ये लेके आएंगे, जॉर्डन तो पूरा बीच में चला है, लेबनान। तो ये इन लोग का पूरा प्लानिंग है भाई साहब।
ग्रेटर इजराइल बनाने का। और आप खुद सोचिए, देखिए नफरत अलग चीज होती है, जो फिलिस्तीन के समर्थन भी है वो भी जरा ये बात को सोचे कि अगर ये हमला करने आ जाएगा तो इन्हें कौन रोक सकता है। 6 दिन में इन सारे देशों को हरा दिया था 1967 में इसने, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये इनका प्लानिंग है यहाँ पे। तो अभी के वक्त में भाई साहब आप खुद समझिए कि ये गरम दल के हिसाब से आप यहाँ थे, इतनी समय सिमट गए, जिस हिसाब से इजराइल आपको उकसा रहा है और आप इजराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं, वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा, जो मीट काटने वाला लकड़ियां होता है ना, यही बांट देगा। तुम लोग का देश खत्म हो गया, तुम लोग ये ले लो, इसी पे बैठना, इसी पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है इन लोग को कॉम्प्रोमाइज कर ले, वरना वहां से यहाँ आ गए, अब ये इस पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। इजराइल इसको कटवा के रेडी रख रहा है। और फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि ये अरब देश बचाएंगे। अरे ये क्या बचाएंगे? इन लोग को कुछ नहीं बचा सकते हैं। इन लोग का खुद का हालत खराब हुआ रहता है, तेल खत्म, खेल खत्म। इन लोग के पास आता क्या है इनको? ये अरब वाले और पाकिस्तान, तुर्की, ये क्या बचाएंगे समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का ये एरिया है, यहाँ पे उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है। यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहन लेती हैं पूरा, तो उसको 20 सड़क पे उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज नहीं उठा सकता है। वहां किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं। ऑनलाइन किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को, जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को, लड़कियों को। ऐसे कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है यहाँ पर। चीन का विरोध करना चाहिए तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब ये देखो ये चीन के साथ है, और ये पाकिस्तान, इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर। इन लोग के भरोसे है, ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा, सच्चाई और शांति के रास्ते पे चलना सिखाया था दलाई लामा ने, बौद्ध धर्म ने। नतीजा क्या हुआ? 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया। अहिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं है। ओवरऑल भाई फिलिस्तीन को नरम दल का रुख अख्तियार करना चाहिए और हमास उमास को साइड करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। विश्व के आगे कहना चाहिए कि भैया हम 12% पे रहेंगे, लेकिन पूरी गारंटी दे दीजिए पूरी विश्व बिरादरी की 12% में 1 कट्ठा जमीन कम नहीं होगा, हम 1 रॉकेट वॉकेट नहीं दागेंगे, शांति से रह जाओ भाई, इसी में भलाई है। अब रही बात भारत की, भारत किसका साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का? देखो ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं इनडायरेक्टली करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी देखिए वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहां से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। और आपको भी पता है कि गल्फ कंट्री के अलावा अगर कहीं से पेट्रोलियम लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। दूसरा कि भारत में लाखों लोग अरब देशों में काम करते हैं, तो हमें पेट्रोलियम चाहिए, वो देश मतलब वहां रोजगार चाहिए, इसलिए हमें न्यूट्रल होकर रहना पड़ता है। दूसरा कि हम चाह के भी इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक कारण समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम इजराइल का समर्थन कर दें, लेकिन हम करेंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जहां हम इजराइल का समर्थन करेंगे कि इजराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन इजराइल की हो गई, तो पाकिस्तान कहेगा बहुत अच्छा, तब तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके भी मेरा होगा। चाइना उधर से कहेगा बहुत अच्छा, आप कहिए रहे कि कब्जा किया जमीन उसका हो गया तो हमारा अक्साई चीन भी मेरा हो गया। तो भारत इस दुविधा में है, लेकिन हम लोग ससुरा बहुत होशियार निकले। हम लोग इजराइल को बुलाएं, बेंजामिन नेतन्याहू को, और कहें कि देख भैया हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हाई मैटर गड़बड़ है,
एक काम कर, तू हमको वापस दिलवा दे पीओके और ये दिलवा दे हमको अक्साई चीन। जब मेरा वापस आ जाएगा हम खुल के कहेंगे कि इजराइल तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तक नहीं। तो ये समझ गया, ये लोग होशियार लोग हैं, समझ गए, तो भारत को हथियार देते हैं। इवन करगिल की लड़ाई में सेंसर बम इजराइल ने ही दिया था। तो आप समझ गए कि अभी हम चाह के भी इजराइल को समर्थन नहीं देंगे, वरना अगर समर्थन दिए तो यूएनओ में हमारा कश्मीर का मैटर अटका, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो उत्तेजना में आके नहीं करना। हम लोग से क्या मतलब है? हम लोग के मैटर में कोई आता है? गलवान घाटी में कौन आया था हम लोग को बचाने के लिए? या लड़ाई जब हुई थी तो हम लोगों ने खुद झेला था। ये लोग भी खुद समझेंगे अपना, खुद नहीं समझेंगे तो फिर बर्बाद होंगे। आई होप जो इंग्लैंड ने आग लगाया था यहाँ इजराइल फिलिस्तीन में और जो भारत पाकिस्तान में, न ये आग बुझने वाली है न ये आग बुझने वाली है। ये भाई साहब को कश्मीर चाहिए, ये भाई साहब को पूरा इजराइल खत्म करके फिलिस्तीन चाहिए। ये सॉल्व होने वाला नहीं है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। इसमें सिर्फ एक पॉइंट है जो सही नहीं है, वो ये है कि यूएस सपोर्ट नहीं करता किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। यूएस ने ऑलरेडी बैन कर रखा है हमास को। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से कोई वेपन्स जा रहे हैं। यूएस जो है ऑन पेपर इजराइल के साथ है। इनफैक्ट यूएस ने मेरे ख्याल से एक अपनी एम्बेसी भी बनाई थी जेरूसलम में, शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो क्योंकि यूएस का यही कहना है कि अगर आप अटैक करते हैं इजराइल पे तो आपने अटैक किया है, और कोई भी कंट्री को पूरी हक है अपने आप को डिफेंड करने का और वापस रिस्पॉन्ड करने का। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप, और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप 1000 से ज़्यादा रॉकेट फायर करते हैं एक कंट्री पे तो दूसरी कंट्री भी आप पे अटैक कर सकती है। और ये भी ट्रू है कि अगर आप शांति से कुछ करते तो बात बन सकती है। 44% और 48% था, तो शांति से आपको एक्शंस करने चाहिए थे, आपने नहीं किए। ऊपर से सभी आसपास अगर देखें इजराइल को तो चारों ओर उसके सिर्फ अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं चारों तरफ से। चारों तरफ से जब अटैक कर रहे हो आप कि उनको तबाही कर देंगे और वो जीत जाते हैं, तो वो यही कहेंगे कि देखिए आपने मुझे तबाह करने की कोशिश की थी, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वही हो रहा है। तो हर एक वॉर में, और एक बहुत अच्छा पॉइंट किया था कि जब उन्होंने, जो इजराइल है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है, तो उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ाई की। उन्होंने कहा उनको पता था कि एक ही तरीका जीतने का पढ़ाई लिखाई। तो पढ़ाई लिखाई कर करके उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग किया, अपने आप को वेपन्स में स्ट्रांग किया। फिर बोला अब हमें कोई छू के देखे, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि जिस तरीके से आस पड़ोसियों ने अटैक किया तो उनको समझ आ गया था अब और ऐसे अटैक हो गए तो बचना मुश्किल है। तो वाकई उनको सुपीरियर बनना पड़ेगा, इतना सुपीरियर कि अगला बंदा तुम्हारे पास भी ना आ पाए। तो उन्होंने देखी कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी इंप्रूवमेंट की, इतने सुपीरियर वेपन जाए कि आसपास के लोग उनके पास भी नहीं आ सकते। और फिर जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं कि अगर तुम मुझ पे अटैक करते हो तो तुम्हें हराऊंगा, तुम्हारा लूंगा, क्योंकि तुमने अटैक मुझ पे किया। वही बता रहे हैं कि ये पागलपन है उन पे अटैक करना, सही है अगर आप पीसफुली कुछ कर। इसीलिए वेस्ट बैंक जो है ज़्यादा आप सुनते नहीं है हमास, और अगर हमास को सपोर्ट कर रहा है इजराइल, मतलब सॉरी ईरान, तो मुझे पता नहीं है और देखिए मैं बोल नहीं सकता। मगर पॉइंट यही है कि अगर आप किसी भी कंट्री को अटैक करते हैं तो उनमें पूरी राइट है रिवेंज लेने की, रिटेलिएट करने की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। तो वही अभी हो रहा है। इसका सोल्यूशन कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से। और जैसे वो कह रहे हैं कि ग्रेटर इजराइल का, वो मुझे पता नहीं है कि अगर वो मैं बड़ी ग्रेटर इजराइल को बनाना चाहते हैं तो मुझे उसका मालूम नहीं है। मगर अगर आप देखें तो दोनों के आइडियाज़ जो हैं पूरे क्लियर हो जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि, और इंडिया के लिए भी मेरे ख्याल से एक ही सोल्यूशन है कि आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप सुपर पावर नहीं बनते तो कुछ हासिल नहीं होगा। अगर पूरी कंट्री पढ़ाई लिखाई करती है और अपने आप को टेक्नोलॉजी स्ट्रांग करती है, इकोनॉमी ग्रेट करती है और आगे बढ़ती है, तभी कुछ हासिल होगा। और इंडिया वही कर रही है, आगे बढ़ रही है, इसरो आगे बढ़ रहा है, हर इंसान आगे बढ़ रहा है। और बस यही है कि बीच में थोड़ा डिंग आया है ये कोविड का। आई होप ये कोविड का पंगा सॉल्व हो जाए, और जैसे इंडिया प्रोग्रेस करेगी टेक्नोलॉजी में, साइंस टेक्नोलॉजी में और एकेडमिक्स में, तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ इंप्रूवमेंट्स आ जाएंगी। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।